मशहूर फ्रेंच थिंकर विक्टर ह्यूगो ने आज से करीब 200 साल पहले कहा था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया। इस कथन को अगर सियासी इबारत के तौर पर पढ़ने का प्रयास करें तो कम से कम भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि फिलहाल समय महिलाओं का है। और अगर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में एक बार फिर इसको मोहर लगा दी, महाराष्ट्र में महायुति को महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वहीं झारखंड में उन्होंने हेमंत सोरेन की नैया पार लगाई। अब नतीजों के बाद जाहिर तौर पर अलग अलग पक्ष इनकी मीमांसा और समीक्षा कर रहे हैं। हार और जीत के कारणों पर मंथन हो रहा है, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे क्या कुछ हुआ। लेकिन इन चुनाव में अगर एक बड़े स्तर पर देखें तो महिलाओं की भूमिका को लेकर हर जगह विश्लेषक यही राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि महिलाओं का गेम चेंजर वोट करने का तरीका है। हर राजनीतिक दल एकमत इस विचार पर है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। 288 सीट वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति को 230 सीटें मिली और वहीं 132 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के जन्म के बाद से महाराष्ट्र में उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ, जहां वो विभिन्न वर्गों के वोट प्राप्त करने के साथ साथ आधी आबादी का भरोसा जीतने में भी कामयाब रही। इसके साथ आपको याद दिला दें कि कांग्रेस का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन कांग्रेस आज कहां पहुंच गई है ये आपके सामने। इसका प्रयास शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान झेलने के बाद शिंदे सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लॉन्च की थी, जिसका जिक्र आपने चुनाव से लेकर अब तक लगातार आप सुन रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए मासिक दिए जाने, ये बात कही गई थी, दिए जा भी रहे थे। ये योजना महायुति के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, खासकर तब जबकि योजना की पिछली किश्त मतदान के ठीक पहले ही महिलाओं के खाते में पहुंची थी। ये है गेम चेंजर और सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए तक करने का ऐलान कर दिया था। अब मैंने आपसे अभी कहा कि ये योजना कब शुरू हुई। इस योजना पर काम करना शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कर दिया, लेकिन अब आपको इसके पीछे का एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव थे मई में। फरवरी में ये तय किया जाता है, एक मिनिस्ट्री में जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो काम करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने ये तय किया कि इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस तरह की स्थिति है जमीन पर और इकोनॉमिक डिप्रेशन लोगों के बीच में है गांव में, तो ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिसको लेकर हम जनता से सरकार कनेक्ट हो सके, जनता की मुसीबतों को सरकार कम कर सके। तो विस्तार से चर्चा होने के बाद डीबीटी की बात हुई, लेकिन जब ये देखा गया कि महिलाओं के खाते में डीबीटी जाएगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट था। कहीं ब्यूरोक्रेसी इस पर अग्री नहीं की, दिल्ली से भी ढंग से संपर्क नहीं हुआ और ये काम रह गया। फरवरी 2024 फिर चुनाव आ गए। महायुति ने सोचा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत लिया जाएगा, मोदी सरकार की योजनाओं पर जीत लिया जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने। जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए तब जाकर सरकार में ये फैसला हुआ। अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे और तब जाकर डीबीटी का फैसला लिया गया, लेकिन मुश्किलें अंबार की तरह थी, क्योंकि महिलाओं के पास खाते नहीं थे और अगर खाते थे जहां पर, वो अपने अपने ब्रांचेस में, यानी कि डेटा का बहुत बड़ा इशू था। और तब जाकर सरकार, ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली और साथ में बैंकर्स, आपस में सब में तालमेल बिठाया गया। बीजेपी के संगठन ने घर घर जाकर वो डेटा कलेक्ट किया। शायद हम बैंकर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 72 घंटे एट अ स्ट्रेच खाते खोले, ट्रांसफर पैसा किया। ये आसान काम नहीं था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, घर घर तक उनका खाता
और वो मैसेज कि आपके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आसान लगता है, पर ये बड़ा काम था जो दिल्ली बीजेपी संगठन और साथ में महायुति की सरकार ने मिलकर किया। अजीत पवार से बात करेंगे तो वो अपना योगदान बताते हैं, शिंदे अपना योगदान बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना, लेकिन सबने मिलकर ये संभव किया और महिलाओं ने उसका गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट उनको महायुति को जिताकर दिया। अब देखिए, जो काम महाराष्ट्र में महायुति के लिए लाड़की बहन योजना ने किया, वही काम जैसा हम बता रहे थे झारखंड में हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के लिए मैया सम्मान योजना ने किया। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने भी यहां महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया था। उसका गोगो दीदी योजना काउंटर योजना की थी, लेकिन इस मामले में महिलाओं ने अधिक वफादारी, जिसे बोलते हैं वफादार, साबित हुई। किसके लिए? हेमंत सोरेन के लिए। और उन्होंने ज्यादा से जो वादों पर जो एतबार करने की जो कोशिश की या वादों पर एतबार किया, वो हेमंत सोरेन का किया। वजह थी कि ऑलरेडी 1000 रुपए उनके पास जा रहे थे और उसको बढ़ाकर अमाउंट बड़ा कर दिया था, 2500 कर दिया था। तो यानी कि जो मिल रहा है उस पर ही भरोसा जाहिर किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड। और यही नहीं, इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग भी की। अच्छा, इस बीच में एक खास बात है, जब हम इस तरह के एग्जिट पोल सुनते हैं, पोलस्टर्स की बात सुनते हैं, तो जो नतीजे थे वो इतने ज्यादा निकलकर आंकड़े नहीं आ रहे थे। वजह है, महिला घर भी चुपचाप चलाती है और अब ये नतीजे बताते हैं कि ऐसे ही चुपचाप वो सरकारें बदल देती है। किसके साथ है उसकी किस्मत चमक जाती है और जिसके साथ नहीं है उसकी किस्मत मिट्टी में मिल जाती है। तो बात यह है कि जब पोलस्टर्स पहुंचते हैं चाय की थड़ी पर, तो वहां आदमी मिलते हैं, चाय वाले मिलते हैं, कचौड़ी वाले मिलते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं मिलती। और यही वजह है कि आजकल एग्जिट पोल में जो बदलाव होते हैं या एग्जिट पोल पर एकदम चीज़ें अलग तरीके से आती हैं, क्योंकि महिलाएं घर में होती हैं और पोलस्टर बाजार में बात कर रहे होते हैं, चाय की थड़ी पर बात कर रहे होते हैं, और महिलाएं चुपचाप वोट से सब कुछ बदल देती हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में महिलाओं का वोटर टर्नआउट 65.22% रहा, जबकि 2019 में ये 59.62%, 6% का उछाल महिला के वोटिंग परसेंटेज में। अब झारखंड का भी जिक्र कर लेते हैं। इस बार रिकॉर्ड 70.46% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 66.92% था। सियासी दल ये भी जानते हैं कि आंकड़ों में आने वाला ये अंतर चुनावी नतीजों में भी बड़ा अंतर पैदा करता है, और झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे ये अंतर पर मोहर भी लगाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सरकारें, सियासतदान, उनका मकसद क्या है? खुद के वोट जीतकर सत्ता पर काबिज होना, या महिलाओं का कोई फायदा करना, या वास्तव में महिला को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त करना, या फिर सियासत इसमें सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रही है? अब इसका जवाब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी नतीजों में छिपा है। दरअसल महिलाएं सिर्फ मजबूत भर नहीं हुई हैं, वो अपने विचारों और अपने अधिकारों को लेकर अधिक मुखर और अधिक जागरूक भी हुई हैं। ये जागरूकता उनके वोटिंग पैटर्न में नजर भी आ रही है। आज वो घर से बाहर सिर्फ नौकरी, करियर या बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए नहीं निकल रही, वो वोट डालने के लिए भी उसी शिद्दत से बाहर निकल रही। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद से महिला वोटर की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई। 236। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ से अधिक रही। जबकि 2019 की बात करें, 2019 की, तो देश में कुल 43 करोड़ महिलाएं मतदाता थीं। यानी इन 5 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का नाम बतौर मतदाता चुनाव आयोग की डायरी में दर्ज हुआ है। दिलचस्प बात है कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। जैसे बाकी चीजों में छोड़ रही हैं, वैसे इसमें भी छोड़ दिया। चुनाव आयोग के ही डेटा के अनुसार 2024 के आम चुनाव में करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जुड़ गए।
जिसमें 1,41,00,000 महिलाएं, जबकि नए पुरुष मतदाता की संख्या 1,22,00,000 ही है। इस लिहाज से पुरुष की तुलना में महिलाओं के वोटर रोल में एनरोलमेंट का आंकड़ा 15% से भी ज्यादा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि महिला मतदाताओं की सिर्फ संख्या बढ़ रही है, उनका वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है। साल 1962 में महिलाओं और पुरुषों की वोटिंग टर्नआउट में करीब 70% का अंतर रहता था, लेकिन 2019 आते आते ये तस्वीर बदल गई और अब इन आंकड़ों का झुकाव महिलाओं की तरफ ज्यादा है। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 67.18% रहा, जबकि पुरुषों का वोटिंग टर्नआउट 67.01% रहा। यानी बीते लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से करीब 0.17% ज्यादा वोटिंग की और वोटिंग में जो जेंडर गैप था वो अब महिलाओं की तरफ झुक गया। इसी वर्ष एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में जिन 23 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें 18 राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि महिलाएं वोट डाल रही हैं, बात यह भी है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं और आज वो ये तय कर रही हैं कि उनकी उंगली किस बटन को दबाएगी, ना कि अपने पति के कहने से, पिता के या किसी सामाजिक ठेकेदार के कहने से। इसीलिए महिलाएं सिर्फ वोट नहीं कर रही, वो सरकारें बना भी रही हैं और बदल भी रही हैं। मध्य प्रदेश सबसे ताजा एग्जाम्पल। मध्य प्रदेश आधी आबादी की इस सियासी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बीते 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। एसबीआई की रिपोर्ट की माने तो शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना इस जीत का सबसे बड़ी वजह रही है और इस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने में भी महिलाओं का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने मुफ्त बस यात्रा से लेकर कई अन्य जो महिला केंद्रित योजनाओं के नाम पर कांग्रेस को समर्थन दिया है। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक मदद देने और कई अन्य स्कीमों का ऐलान किया। फलस्वरूप इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। हम एक चीज भूल जाते हैं, हम अक्सर ये बात आज की, कल की, बीते हुए साल भर की करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आपको याद होगा तमिलनाडु में हर साल सरकार बदलती थी, हर 5 साल एक टेन्योर पूरा हुआ, एक सरकार है पार्टी की, फिर दूसरी, जो अक्सर होता है कि 5 साल इसको, 5 साल इसको। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, उन्होंने ये पैटर्न को तोड़ा था और उन्होंने ही ये पैटर्न महिलाओं को अपने साथ रख के तोड़ा था। तमिलनाडु में इतिहास टूटा था और 10 साल के लिए जयललिता की सरकार आई थी। और कैसे संभव हुआ था? जब महिलाओं ने बड़ी संख्या में जयललिता को वोट दिया। जयललिता उनके दिल को जीतने में कामयाब रही और स्टेट को भी जीतने में कामयाब रही। तो सही बात में इसका जो तरीका है, या कहें कि इसका जो इजाद है कि महिला वोट बैंक की शक्ति जयललिता ने तब महसूस की थी जब उन्होंने अपना कंटिन्यूअस दूसरा टेन्योर पर जीत दर्ज करा के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, जो अभी तक के चुनावी नतीजे क्या बताते हैं, जिनका हम जिक्र महाराष्ट्र का कर रहे हैं, तमिलनाडु का तो अभी हमने पुराना जिक्र किया, लेकिन तेलंगाना से लेकर तमाम जगहों का ये चुनावी नतीजे ये बताते हैं कि बदलती सियासत में महिलाओं की भूमिका और उनकी अहमियत क्या है। और इसीलिए हर पार्टी महिलाओं को रुझाने में जुटी हुई है, फिर चाहे उन पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का इल्जाम ही क्यों ना लग जाए। और अब देखिए, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है और उसके आगे उत्तर प्रदेश। इन चुनाव में भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी जो योजनाएं होंगी वो क्या होंगी? गैस के लिए कोई डीबीटी होगी, उनकी योजनाएं होगी बिजली के लिए कोई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, महिलाओं की बस से लेकर महिलाओं के खाते में पैसे से लेकर ये तमाम उन्हीं के लिए होंगी। ये मैं आज कह रही हूँ, और फिर जब हम अगली बार दिल्ली चुनाव के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मिलेंगे तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में भागीदारी के साथ संसद में भी उनकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में बढ़ेगी?
क्योंकि पुरुषों से ज्यादा मतदान करने के बाद भी 17वीं लोकसभा में महज 78 महिलाएं चुनकर संसद पहुंची। कितना है ये परसेंट? केवल 14% से थोड़ा सा ज्यादा। हालांकि अब जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है 27 साल बाद, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट हर बार भारतीय जनता पार्टी लेती है कि 27 साल तक सरकारें आए पर इसको पारित नहीं किया अपने सियासी फायदों की वजह से, लेकिन बीजेपी ने किया। पर जब अधिनियम पास तो हो चुका है लेकिन उसको लागू होने में समय है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यह आंकड़ा और महिलाओं की तकदीर दोनों में सुधार होगा। लेकिन सवाल क्या है, जब तक ये बिल धरातल पे नहीं उतरेगा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस सोच को धरातल पे नहीं उतारेगी? यानी जब बिल आएगा तभी महिलाओं की उतनी भागीदारी होगी 33%। उससे पहले टिकट वितरण में आप उसे लागू नहीं करना चाहेंगे। सभी लोग डंके की चोट पे कहते हैं और चाहिए भी महिला वोट, लेकिन उनकी भागीदारी तब तक नहीं जब तक कानून लागू नहीं होगा। अब देखिए, कानून को लागू होने में अभी सालों लग जाएंगे। उसके लिए जनगणना होनी है, जनगणना के बाद तमाम तरीके के बदलाव होंगे। तो क्या अभी महिलाओं को और कुछ साल या 1 दशक के आसपास इंतजार करना होगा अपनी भागीदारी के लिए, जबकि बिल पारित हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसा है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट और भी कुछ कहती है। भले ही महिला वोटर्स ने वोटिंग एनरोलमेंट के मामले में भले ही अभी 50% का आंकड़ा ना छुआ, लेकिन 2047 आते आते कुल वोटर्स में महिलाओं की संख्या 55% हो चुकी है, जबकि पुरुष मतदाता सिर्फ 45% ही बचे। और जाहिर है तब महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करें। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूं, और देश की सभी माताओं को, मेरी बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को, मेरी दोस्तों को मैं ये पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो सोचें घर में कि आप वोट कर रही हैं, सोच समझ के वोट करें, क्योंकि फायदा जैसे आप सरकारें बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज को कर रही हैं, उतना ही फायदा हमको, आपको मिलना चाहिए। चुप मत रहिए, अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए सड़क पे आइए और बात कीजिए पॉलिटिकल लोगों से, सियासतदानों से, और अपने हक की लड़ाई लड़िए और ऐसे ही आगे बढ़िए।